महाराष्ट्र की राजनीति की यही खूबी है, इतने खंजर निकलेंगे पीठ से कि निकलते निकलते मुश्किल हो जाएगा। यहां पर अजीत पवार है और देवेंद्र फडणवीस हमें साथ में दिख रहे हैं, अशोक चौहान और आप साथ में दिख रहे हैं। ऐसे कई लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ दिख रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस साथ में दिखी थी 2.5 साल तक। अब कौन किसके पीठ का खंजीर गिनने जाएंगे यहां पर महाराष्ट्र में, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले राजदीप सरदेसाई। नरेश मस्के जी, आता हूं आपके पास। राजदीप, आप तो उस जमाने से महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं, आपने तो मुंबई में काम किया हुआ है। तब तो राजनीति काफी सरल हुआ करती थी। आज की स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि दोनों भाई साथ में आए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर राज ठाकरे की तो तारीफ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। क्या अब भी उनको उम्मीद जगी हुई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुनाव में साथ में नहीं आएंगे? हो सकता है कि बाद में बाबला एक बार फिर पलट जाए, इसकी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। देखिए साहिल, मुझे लगता है आपने एक पिक्चर निकालनी चाहिए। महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। ये एक नई पिक्चर निकालिए जहां हर दिन हर महीने कोई नया ड्रामा, कोई नया स्क्रिप्ट हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 10 सालों में, खास करके पिछले 5 सालों में जो महाराष्ट्र में हो रहा है, किसी को अनुमान ही नहीं था। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है साहिल, ये जो आज हमने देखा है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। बाकी सब छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं नवंबर 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को इतनी भारी बहुमत और जीत मिली, उसके बाद कई सवाल उठे हैं, जिसमें एक सवाल अभी भी ये है कि बाला साहेब ठाकरे के विरासत का असली वारिस कौन? 1 साल पहले तक लगा था कि उद्धव ठाकरे, या 3 साल पहले तक लगा था कि उद्धव ठाकरे ही है। राज ठाकरे बिल्कुल किनारे पर रह गए थे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से उन्होंने भाजपा के साथ अपने संबंध बनाए, जिस तरह से उनको भी यश मिली, उसके बाद लगा जो ठाकरे ब्रांड नेम है, जो ठाकरे नाम है, परिवार नाम है, वो किस तरह से कमजोर हो गया है। आज हमने देखा कि एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़, अपने ब्रांड नेम को एक बार फिर मराठी मानुष के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये केवल साहिल उसी दिशा में जा रहा है कि हम किस तरह से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाए। उद्धव ठाकरे को पता चला है कि वो अकेले शायद भाजपा और शिंदे सेना से टकराव नहीं ले सकते। राज ठाकरे को भी एक तरह से पता चल गया है कि वो अपनी राजनीति में अगर एक बार फिर उभर कर आना चाहते तो उनको किसी का साथ तो लगेगा। मैं तो अभी भी कहता हूं, कौन जाने 6 महीने बाद क्या होगा। भाजपा ये भी हो सकता है इन दोनों को साथ लेकर माइनस शिंदे सरकार में आ जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां तक मैं समझता हूं, ये जो चर्निंग हो रही है, उथल पुथल हो रही है, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन असली लड़ाई जो आज हमें दिखाई दी, वो इस बात की है साहिल कि शिवसेना का असली वारिस कौन? ठाकरे साहब के, बाला साहेब के पुत्र और उनके नेफ्यू राज ठाकरे, या एकनाथ शिंदे जिन्होंने एक तरह से अपनी भी पकड़ बना ली है। ये पहली लड़ाई अब होगी। उस लड़ाई के बाद और भी लड़ाइयां हो सकती है कि आप भाजपा के साथ, हिंदुत्व के साथ कौन जाएगा, कौन बाहर रहेगा, फिर एनसीपी और कांग्रेस के मसले आएंगे। ये सब लड़ाइयां महाराष्ट्र में एक के बाद एक होने वाली है साहिल। आज हमने और एक इस पूरे बड़े इस बिग पिक्चर में उसका और एक सीन देखा है, जिसमें मैं समझता हूं कि अभी तक पिक्चर बाकी है। मैं तो समझता हूं कि उद्धव और राज भले ही आज एक मंच पर दिखे, 6 महीने बाद आप अभी भी 100% नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन जब तक बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं, तब तक मुझे लगता है राज और उद्धव को पता चल गया, अगर वो साथ आ जाए तो शायद उनको एक मौका मिलेगा बीजेपी को कटघरे में रखने के लिए, और शायद अपनी एक तरह से अपनी अस्तित्व को एक बार फिर लोगों के सामने रखने के लिए। आप उनके परसेंटेज देखिए ना वोट साहिल, मुझे लगता है शिवसेना यूबीटी को केवल 10% वोट आए 2024 के असेंबली में, और राज ठाकरे को तो 1.5% वोट आए। तो अपने वोट को इकट्ठा करके अगर वो आगे आ जाए म्युनिसिपल इलेक्शन में खास करके, तो शायद उनको राजनीतिक सफलता भी मिल सकती है। तो ये केवल एक
टेम्पररी शॉर्ट टर्म राजनीतिक अलायंस है जिसको हम 6 महीने बाद भी किसी नए फॉर्म में दे सकते हैं। आनंद दुबे, टेम्पररी अलायंस है, राजदीप कह रहे हैं कि टेम्पररी अलायंस के तौर पर उसको देख रहे हैं। ये जोड़ फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं है। साहिल भाई मैं फिर कह रहा हूं, सब अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। हम 20 साल एक मंच पे नहीं आए तो लोग कह रहे थे ये जीवन भर एक होंगे ही नहीं। आज हम एक मंच पर आ गए तो कहने लगे यार एक मंच पे कैसे आ गए। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने आज स्वयं कहा सबके सामने, हम सब वही थे, कि आज जो हमारा साथ है ये हमेशा के लिए हम साथ आए हैं। ये राजनीतिक मंच था ही नहीं, ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से सामाजिक मंच था। तो जब सामाजिक मंच होता है तो वहां से संदेश साफ होता है कि हमारे हाथ भी मिले हैं तो हमारे दिल भी मिले हैं। क्योंकि जब उन्होंने उदाहरण दिया कि बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुरेश दादा के जैन के नाम पर आपत्ति बताई और कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो मराठी माणूस होगा, उसके बाद खत्म हो जाती है। यहां मराठी माणूस से बड़ा कोई विषय नहीं है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज 1999 की राजनीति अब बदल चुकी है। दोनों नेता आगे चल रहे हैं तो ये लंबा चलेंगे। 1999 में किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना की पार्टी और शिवसेना के सिंबल के साथ में एकनाथ शिंदे उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। तो राजनीति 1999 से बहुत अलग हो चुकी है। रेशमा तपस है, जल्दी से आपका एक जवाब इस पर। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि ये तो 6 महीने, देखिए ये फेविकॉल का जोड़ तो है नहीं, ये कभी भी टूट सकता है, सिर्फ चुनाव के लिए साथ में है फिलहाल, बाद में देखा जाएगा। आगे तक कहाँ तक चलता है, हम तो चाहते हैं कि वो फेविकॉल का उनसे जोड़ से भी मजबूत जोड़ हो, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन अभी जो आपने अभी जो चर्चा हुई, जैसे कि शिंदे साहब जो बाला साहब के नाम पे और स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के नाम पे जो शिंदे गढ़ जो अलग हुआ शिवसेना से, आज आप देखिए ना उनकी भूमिका क्या है। कल वो उप मुख्यमंत्री जय गुजरात बोलने की नौबत उन पे आती है। यानी आप देखिए महाराष्ट्र में अगर बाला साहब होते तो क्या ये सहन करते, जबकि यहाँ पे मराठी हिंदी का इतना विवाद चल रहा है, उसके बावजूद आप हिंदी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। उल्टा कल नितेश राणे साहब का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, ये कौन से हिंदुत्व की बात करें। यानी मराठी का मुद्दा, मराठी का एजेंडा बोलना यानी हिंदुत्व विरोधी, ये किसने तय किया। ये जो मराठी और मराठी के लिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया उनको पता है बाला साहब मराठी के लिए कितना कड़वट थे। और आज ये जब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो बीजेपी के साथ जाता है उनकी भूमिका कैसे बदल जाता है। वो हमें बोल रहे हैं कि इनका आगे तक नहीं जा सकता, आगे भूमिका। नरेश मस्के, बीजेपी के साथ जाकर आपकी भूमिका बदल जाती है और इसके लिए अब इन दोनों को साथ में आना पड़ रहा है। एमएनएस की प्रवक्ता कह रही है ये बात, ये शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता नहीं, एमएनएस की प्रवक्ता कह रही है। साहिल जी आज अगर आप सोचिए, साहिल जी आप सोचिए, आप आज अगर मैं बोलूं क्या है वो बोले, जीवित होते या बाला साहब जीवित होते तो क्या होता, आप सोचिए सिर्फ। ठीक है, नरेश मस्के जवाब दीजिए। नरेश मस्के का जवाब। नरेश मस्के बोलो क्या। देखो हमारी बहना जो एमएनएस की प्रवक्ता है वो उन्होंने बोला कि जय गुजरात बोला, जय महाराष्ट्र के बाद अगर गुजराती समाज के सम्मेलन में जय गुजरात बोलेंगे तो कहीं हिंदुत्व का मुद्दा हम लोग छोड़ा क्या। गुजरात भी क्या हिंदुत्व नहीं है क्या। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। अरे जय महाराष्ट्र के बाद जय गुजरात बोला, क्या जय पाकिस्तान बोला नहीं ना। गुजरात हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना। अरे जय महाराष्ट्र के बाद आज राज साहब ठाकरे जी ने अपनी दोस्त की बात की, ये गुजराती दोस्त है। अरे फिर ये दुबे भी नहीं चलने वाला आपको, कि दुबे क्यों चल रहा है, आनंद दुबे क्यों चल रहा है आपको। राजनीति का साथ दे रहे, क्या बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गुजरात आपको समझ लो, चलिए जरा समझ लो। और आपके देखो जरा दोनों को शांत करिए, जरा एक मिनट मुझे आंसर देने दो। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव इतने देर से ये पूरी चर्चा को शांति से सुन रहे हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आज देखिए दोनों ठाकरे भाई एक साथ स्टेज पर आए, कितनी ताली बजी वहां पर उस स्टेडियम में। अगर आप होते तो आप भी आश्चर्यचकित होते। सामने सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, मतलब पवार हम कह सकते हैं। क्या ये तस्वीर आप भी सोच रहे हैं कि ये कर लेना चाहिए, एक पवार साथ में एक इस तरीके से स्टेज पर मुंबई में यशवंतराव चव्हाण सेंटर पे। साहिल भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि आज की जो विजय रैली, मराठी विजय रैली की जो बात थी, इस पे भी बात करना ठीक रहेगा।
मैंने देखा, मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं लगातार उसको टीवी पे देख रहा था। मैंने दो तीन चीजें देखी। देखिए कि दोनों भाई मिल गए, दोनों भाई लंबे समय तक चलेंगे, दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे, दोनों भाई साथ राजनीति नहीं करेंगे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि जब आदरणीय राज ठाकरे साहब खड़े हैं मंच पे और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब आते हैं, तो मेरे दिल में ये बात आई थी कि बड़ा भाई सामने आ रहा तो छोटा भाई उनकी चरण वंदना करेगा, झुक के उनको प्रणाम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बराबर उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। मतलब अभी बराबरी की जो एक फाइट है मन में, वो बरकरार है, अभी भी समर्पण नहीं है। तो मैं सोचता हूँ राजदीप देसाई जी ने जो कहा, कहीं ना कहीं उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हकीकत भी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग जो मिले हैं, कोई हमको इससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हम लोगों को, हमारे महायुति को 5 साल तक महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए मैंडेट दे चुकी है। और हमारी पूरी सरकार और हमारे पूरे पार्टी के जितने लोग हैं, तीनों पार्टियों के लोग, वो जनता की सेवा के लिए पूरी तौर से संकल्पित और काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात इस पे देखता हूँ, ये दोनों आज इकट्ठे क्यों हुए? जो मुद्दा था, वो मुद्दा तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 2 रोज पहले अपनी बात कह चुके हैं, उस पर उन्होंने कमेटी बना दी, तो मुद्दा तो समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो रैली करने का इन्होंने जो अपना फैसला था उसको बरकरार रखा। उसके पीछे मराठी या मराठी मानुष की बात कम है, उस पर सबसे ज्यादा मुद्दा इनके सामने यह है कि कैसे ये मराठी मतदाता को आने वाले जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनमें किस प्रकार से उनकी आंख पे पट्टी बांधकर शायद ये कुछ हासिल कर लें। ये पूरी इनकी कोशिश सिर्फ इसी इसी दिशा मुद्दे में को थी। लेकर, ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर अमिताभ तिवारी और राजदीप, आप दोनों के पास मुझे आना है। अमिताभ तिवारी, आपने एक गणित बिठाने की कोशिश की थी 2017 के महानगर पालिका चुनाव के हिसाब से। उस गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो उस वक्त 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 27.8% वोट उनको मिलते हैं। शिवसेना जीतती है 84 सीटें, उनको 28.5% वोट मिलते हैं। जबकि एमएनएस के खाते में आती है 7 सीटें और 7.7% वोट उनको मिलते हैं। वही अगर दोनों साथ में लड़े होते तो आप देख रहे हैं कि शिवसेना और एमएनएस मिलकर 118 सीटें जीत सकती थी, उनका वोट शेयर जा सकता था 36% तक। क्या वही गणित आज की स्थिति में भी यहां पर लागू हो सकता है? जो ये मराठी वोटों की गठजोड़ की बात चल रही है, एक पोलराइजेशन करने की बात चल रही है, रिवर्स पोलराइजेशन होगा अगर वो होता है तो क्या आप वो चीज यहां पर देखते हैं? गणित ये कहता है क्या? देखिए, जो 118 सीटों की बात है वो अनडिवाइडेड शिवसेना को मिलते, ठीक है। अब उसके बाद शिवसेना में स्प्लिट हो गया है, 2 फैक्शंस हो गए हैं। तो अगर आप 2024 का विधानसभा चुनाव भी अगर उसको बेस माने और मुंबई रीजन जो बीएमसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो लगभग 50% वोट शेयर महायुति के पास है, 30% वोट शेयर 23-7 दोनों ठाकरे बंधुओं के पास है, और 20% कांग्रेस प्लस एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम इन लोगों के पास है। तो 50-30-20 ये वोट शेयर है विधानसभा चुनाव में। और डेमोग्राफिकली 40-20-40 है, 40% लगभग मराठी समाज, 20% मुस्लिम और लगभग 40% ही आउटसाइडर्स या गुजराती नॉर्थ इंडियन समाज है। अब इसमें क्योंकि 30% वोट शेयर से शुरू होता है शिवसेना, यूबीटी और मनसे का वोट शेयर मुंबई रीजन में, तो एक सिग्निफिकेंट वोट शेयर है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो महायुति के साथ ही लड़ेगी। अब यहाँ पे बैटल ऑफ लेगेसी है। उसमें राउंड 1 में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती लोकसभा में, राउंड 2 में शिवसेना एकनाथ शिंदे जीते। अब राउंड 3 जो बीएमसी एंड अदर इलेक्शंस होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें अगर ये दोनों साथ आते हैं तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, जो शिवसेना बनाम शिवसेना कॉन्टेस्ट होंगे उसमें इनका अपर हैंड रहे। क्योंकि अगर अपर हैंड एक साथ आने के बाद भी नहीं होगा, तब तो राउंड 3 में भी बैटल ऑफ लेगेसी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत जाएगी। तो ये जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना लगभग 11 सीटों पे कॉन्टेस्ट हुआ था मुंबई रीजन में, 6 में शिवसेना यूबीटी और 5 में एकनाथ शिंदे की पार्टी जीती थी। यानी लगभग 65 से 70 वार्ड में सिमिलर सेना वर्सेस शिवसेना का एक कॉन्टेस्ट होगा, और ये देखने वाला कॉन्टेस्ट होगा। इसमें इसको बढ़त मिलेगी, हो सकता है उसको एज रहे बीएमसी के चुनाव में भी।
राजदीप, क्या मराठी अस्मिता का मुद्दा आज भी लागू होता है? 1985 के चुनाव शिवसेना ने मराठी के मुद्दे पर जीते थे, क्या यह आज भी लागू होता है? 40% वोट है मराठी। साहिल देखिए, दो तीन चीजें। एक तो पहले मुंबई बदल गया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से मुंबई में एक तरह से मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है, जहां उत्तर भारतीय लोग बड़ी तादाद में पिछले 30-40 सालों में मुंबई में आए हैं, बसे हैं, और एक वोट बैंक हो गया जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाया है। वो वोट बैंक जिसकी वजह से उनको 82 सीट आई पिछले चुनाव में जब बीएमसी के चुनाव आए। तो जब हम बात करते हैं कि क्या मराठी वोट बैंक एकजुट आएगा, आप ये भी जानिए उसमें बाकी जो समुदाय है उनका भी एक वोट बैंक हो गया है। गुजराती तो पहले से बीजेपी के साथ थे, जनसंघ के जमाने में भी थे, अब आप देखिए उत्तर भारतीय भी उनके साथ आ गए। तो एक दूसरा भी एक बड़ा वोट बैंक रहेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो मामू कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, मराठी और मुस्लिम, लोकसभा में चला, लेकिन क्या वो उसी तरह से बीएमसी में चल पाएगा जहां कंस्टिट्यूंसी बहुत छोटे होते हैं, वो भी एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है साहिल कि इतिहास में अगर आप जाओ, जब बाला साहेब ठाकरे ने बीजेपी के साथ अलायंस किया 1988 में, वो था कांग्रेस को रोकने के लिए। हिंदुत्व के साथ मराठी अस्मिता को उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे को जान गए कि अगर हमें अपने एक तरह से हमें हमारी ताकत बढ़ानी है तो हमें हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। और तब कांग्रेस महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। अब क्या हुआ है, पिछले 10 सालों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को लगता है कि अगर हमको बीजेपी को टक्कर देनी है तो हमें एक साथ धीरे धीरे आना पड़ेगा। आपने सुप्रिया सुले का जिक्र 2-3 बार किया, एनसीपी का। ये सब क्यों आए आज मंच में? कांग्रेस दूर रही क्योंकि कांग्रेस अभी तक ये नहीं जान पाई है कि इस राजनीति में उनकी क्या जगह होगी, वो कुछ किसके साथ कैसे संबंध करेगी। लेकिन एनसीपी भी चाहती है कि एक रीजनल फोर्स बने। अगर आपको बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी नंबर 1 को टक्कर देना है तो आपको भी एक तरह से क्षेत्रीयवाद करके उसे टक्कर देना पड़ेगा, जैसे स्टालिन तमिलनाडु में देते हैं या ममता बनर्जी बंगाल में देने की कोशिश करती है। उसी तरह से अगर सब इकट्ठा आए तो आपको चांस है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बदल गई है। केवल मराठी अस्मिता पर, केवल एक मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि आप पूरे महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व कर सकते हैं। कुछ इलाकों में, जैसे अमिताभ ने कहा, जहां सेना बनाम सेना का चुनाव होगा, वहां जरूर आप टक्कर दे सकते हैं। मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा साहिल, ये लड़ाई अब होगी ठाकरे बनाम शिंदे। दैट इज फर्स्ट राउंड। एक बार वो लड़ाई हो जाए उसके बाद पता चलेगा ठाकरे बनाम शिंदे नहीं, ठाकरेस बनाम शिंदे के साथ, क्योंकि अब 2 ठाकरे हो गए। अब 2 ठाकरे हो गए। नरेश मस्के अब के लिए तो 2 ठाकरे हो गए अभी लड़ने के लिए। नरेश मस्के सर, आज की तारीख में 2 ठाकरे, बिल्कुल। देख, हेलो, हाँ बोलिए नरेश मस्के। आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, नरेश मस्के जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। नरेश मस्के से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरीके का डिबेट होने वाला है। कोई बात नहीं, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। आनंद दुबे जी, अभी तो बहुत समय है, हमको कई बार ये डिबेट करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि 20 साल के बाद 2 ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कई अटकलें लगाई जा रही है। बीएमसी चुनाव के लिए अभी भी 5 महीने का समय है। क्या उस बीच तक ये दोनों का अलायंस गठबंधन रहता है या एक बार फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।